ब्लॉक 4 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम एंड MIS। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। यूनिट 11 इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम की किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें सिस्टम को और किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस होगी, ये चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद में यूनिट 12 जिसमें हम ऑडिट एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे, और यूनिट 13 है जिसमें हम MIS पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज देखते हैं, अगर हमारा यूनिट 11 ख़त्म हो जाएगा फिर हम एक मतलब 2 हमारी क्लासेस और बचेगी, फिर हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 11 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, कि जब भी आप कोई सिस्टम बनाते हो तो हम क्या करता है कि सिस्टम को डिज़ाइन करना, फिर उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे कोडिंग करना और ये सारी चीज़ें, तो इसमें वो आएगा। फिर उसके बाद में जब हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को लॉन्च करा देते हैं, तो लॉन्च कराने के बाद में हम उस सिस्टम की मेंटेनेंस को भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार बना दी ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही चलाओगे, उसकी मेंटेनेंस भी आपको टाइम टू टाइम करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आपको ठीक रखना है, जैसे हम अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारा घर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। हमें उसके अंदर क्या करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना। जैसी कोई दिवाली आती है, या वो हम इसलिए करते थे ताकि हमारा घर उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में अच्छा दिखे। तो ये क्या है, हमारी मेंटेनेंस है। जैसे भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन हमेशा, कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में अगर आप बनाओगे तो वो परफेक्ट नहीं होती है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो या किसी भी चीज़, क्योंकि हमेशा उस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बच ही जाता है। जितना हम सोचते हैं हमसे भी ज़्यादा मतलब एडवांस है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मेंटेनेंस हमें सिस्टम का करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या होता है इसका मतलब। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व्स डेवलपिंग वर्किंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन थ्रू कोडिंग बाय अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में जो भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से लेकर कोडिंग तक का जो टाइम है, मतलब कोडिंग लेना, फिर मतलब जितने भी आपके प्रोग्रामर्स है वो पूरी एक टीम होगी और वो क्या करेगी, उसके लिए कोडिंग करेगी। मेनी टाइम्स अ यूज़र requirements are either not built into the design specification or compromise to make the design simple and manageable। कि यहाँ पर क्या है कि कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आप डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा डिज़ाइन बना पाओगे, क्योंकि उसमें हमें कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, कई बार बस इतने सारे मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता कि हम हाई क्वालिटी के जो भी डिवाइसेस हैं वो यूज़ कर सकें अपनी कोडिंग के लिए या फिर बाकी सारे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जो पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है उसी से हमें क्या करना पड़ता है, उसको मैनेज करके आगे काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि हम अपने डिज़ाइन को या फिर जो कुछ भी आपने बनाया है एटलीस्ट हम उससे वो चीज़ तो दे पाए जिसके लिए हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाया है। उसके बाद में हम उसके अंदर जब भी हमारा प्रॉफिट होगा या उसके अंदर हम कुछ इन्हांस करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको धीरे धीरे मैनेजेबल बनाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हमारा डिज़ाइनिंग से शुरू होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कोडिंग करना। तो यहाँ पर क्या है, हमें कई बार इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ऐसा बहुत बार होता है, बिकॉज जो चीज़ आप डिज़ाइन सोच रहे होते हो, कई बार वो चीज़ आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो क्या है बिल्कुल पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कई बार हमें कोई चीज़ बतानी होती है तो हम उसको मतलब डिज़ाइन करके तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हमें उसकी कोडिंग करनी पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कंडक्टिंग सिस्टम टेस्ट। जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं, तो सिस्टम ऐसे बनाकर हम उसको मार्केट में नहीं पब्लिश करा देते, और उसके पीछे हमें बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने बेटा टेस्टिंग सुना होगा, तो ऐसे जो कोई भी चीज़ है, तो बेटा टेस्टिंग तो बाद में आती है, उससे पहले हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्ट, रेड बॉक्स, वाइट बॉक्स टेस्ट, ये सारी टेस्टिंग भी आती है जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपका शायद 5th सेमेस्टर में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी टेस्टिंग होती है वो चीज़ हम यहाँ पर पहले अपने पर्टिकुलर सिस्टम में टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी आपने सिस्टम बनाया है क्या वो उस तरीके से रन कर भी रहा है या नहीं। तो पहले हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो पर्टिकुलर फंक्शंस आपने बनाए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू मतलब बिल्ड अ पर्टिकुलर
फॉर अ स्पेसिफिक कोई भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है या फिर लॉगिन पेज बनाया है या कुछ भी, तो अगर लॉगिन पेज में भी या फिर रजिस्ट्रेशन पेज में भी जो आपने बटन्स बनाए हैं तो उनका तो बैकग्राउंड में बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है ना, कि अगर आपने बटन पे क्लिक किया तो आपका सबमिट हो जाना चाहिए फॉर्म, अगर आपने रीसेट किया तो आपकी सारी वैल्यूज उड़ जानी चाहिए, फिर उसके बाद में आपका फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी हो जाना चाहिए और फिर आप दोबारा से रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडिट करने के लिए कि हमारे जो पर्टिकुलर डेटा था वो दोबारा से आ जाए और उसके अंदर हम कुछ एडिट परफॉर्म कर सकें, और जब एडिट करने के बाद सेव करें तो न्यू डेटा जो है वो वहाँ पर सेव हो। तो ये सारी चीज़ें हम जब तक टेस्ट करके बैकग्राउंड में नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि जो चीज़ हमने बनाई है वो ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। उसके बाद है प्रिपेयरिंग कन्वर्जन प्लान, कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिल्कुल उसको मार्केट में ले आओगे। आप कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लान्स रख सकते हो जो क्या है उसमें क्या करें, हमारी थोड़ी हेल्प भी कर दे और साथ में हमारा जो काम है वो भी आगे चलता रहे। फिर है इंस्टॉलेशन डेटाबेस, की जब भी आप कोई भी काम कराएंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ पर जाकर सेव होगा। जैसे अगर आप कोई फाइल फॉर्म बना रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ पर सेव हो रही है, तो वो डिटेल भी आपके पास में होनी चाहिए और वो सारा डेटा आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड एंड यूज़र्स, की यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो भी आपके यूज़र्स हैं उनको भी, और साथ में देखो जो भी आपके मतलब कभी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप नया सिस्टम प्रिपेयर करते हो या कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मार्केट में नई न्यू शैम्पू आया है या फिर न्यू क्रीम आई है तो उससे रिलेटेड क्या है एडवर्टीजमेंट आती है। तो उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे हमें क्या पता लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे यूज़ करना है, क्या है इसका यूज़, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। तो उससे रिलेटेड हम जो यूज़र्स हैं उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, उसके बाद में प्रिपेयरिंग यूज़र मैनुअल, कि जब हम पर्टिकुलर चीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपने देखा होगा, चाहे आप कोई कुछ भी लो, चाहे आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, चाहे आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करके अपने घर पे लेकर आते हो, क्रीम भी लेकर आते हो, शैम्पू की अगर बॉटल जो बड़ी वाली है वो लेकर आ रहे हो, उसके साथ में कुछ ना कुछ एक मैनुअल रखा होता है कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है। तो यही चीज़ क्या है, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करोगे, तो जब एंड में आप उसको देने जा रहे हो यूज़र को, तो वहाँ पर आपके पास में एक मैनुअल होना चाहिए कि ये कैसे काम करेगा, किस पर्टिकुलर चीज़ को, किस पर्टिकुलर बटन को दबाओगे तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर पहले स्टार्टिंग में डाउनलोड करते हो, तो जब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद में आपको क्या है, छोटे छोटे टास्क, मतलब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर फाइल है तो वहाँ पर आएगा आपके पास में लिखा हुआ एक पॉपअप बार कि यहाँ पर आप सेव कर सकते हो फाइल को, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फिर है कन्वर्टिंग टू द न्यू सिस्टम, अब उसको क्या करोगे, धीरे धीरे चेंजेस लाओगे उसके अंदर, तो अब आप उसको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। अब इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम, की जब भी आप कोई सिस्टम बनाते हो तो उसके अंदर किस तरीके से मेंटेनेंस की जाती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सिस्टम मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मोर देन 80% ऑफ द टोटल लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि 20% सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ हम बनाकर जो है वो डाल देते हैं, लेकिन 80% से भी ज़्यादा मेंटेनेंस में टाइम लगता है, क्योंकि जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाकर आज डाला है तो इन फ्यूचर वो वैसा ही यूज़ करेंगे हम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट जो हमने यूज़ किया है, जो हम एक्सेल वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं, तो देखो आज से कितने साल पहले से भी लोग यूज़ कर रहे थे उसको, लेकिन अब का जो माइक्रोसॉफ्ट अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, चाहे आपके कुछ फीचर्स नए आए हैं, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको बनाया है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हो तो 20% काम जो है वो हम जब अपलोड कर देते हैं तब तक हमारा हो जाता है, लेकिन 80% से भी ज़्यादा काम जो है वो टोटल पूरी लाइफ जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की चलती ही रहती है, उसकी मेंटेनेंस में, ठीक है, सारी चीज़ों में। जैसे अगर आपने कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, चलो सॉफ्टवेयर की बात छोड़ो, अभी आप एप्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे अगर आपने कभी इंस्टाग्राम चलाया हो या फिर व्हाट्सएप, तो सबने चलाया है, तो व्हाट्सएप पे अगर हम देखते हैं तो व्हाट्सएप पे हम जब पहले स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप आया ही आया था तो इस तरीके के फीचर्स उसके अंदर नहीं थे।
अब जैसे जैसे मतलब व्हाट्सएप की जो रीच है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करें, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारा व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले वो मतलब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब अब आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ में भी उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है कि आप वहाँ से जाकर उसको यूज़ कर सकते हो। पहले क्या था, हम वेब ब्राउज़र से उसको यूज़ कर पाते थे, व्हाट्सएप वेब करके जो आता था उसके थ्रू हम उसको चला सकते थे। लेकिन आजकल क्या है, व्हाट्सएप के रिलेटेड एक एप्लीकेशन भी आती है जो क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर काम करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। अब डिफरेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी की, यहाँ पर जो भी आपका काम होगा तो उसमें बहुत सारी मेंटेनेंस की एक्टिविटी होगी। जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस, जैसे अगर आपने कोई चीज़ बना के आप डाल दी कोई सॉफ्टवेयर, तो वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि उसके अंदर आपको जो आइकन्स है वो थोड़े बड़े दिख रहे हैं, उसको छोटा करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बड़ा है, या फिर उसके अंदर जो आपने पिक्चर्स लगाई है वो अच्छे से नहीं दिख रही है, वो मतलब अगर आप विंडोज़ में खोलते हो तो अलग आता है उसका रिप्रेजेंटेशन, और एक जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे खोलते हो तो अलग आता है। तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। कुछ चीज़ें होती हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस, मतलब धीरे 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 लोग उस, जैसे अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके साथ में क्या होते हैं, फेमिलियर होते जाते हैं। फिर है परफेक्टिव मेंटेनेंस की, कई चीज़ें हमें क्या करनी होती है, बिल्कुल परफेक्ट करनी होती है। जैसे कि अगर आप बात करो जो हमारे व्हाट्सएप है, तो उसके अंदर क्या है, हम कॉलिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या है, हमें परफेक्शन चाहिए। अगर वही चीज़ जो मेन काम के लिए उसको बनाया गया है तो उसके अंदर हम वही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्यों यूज़ करेंगे हम व्हाट्सएप को, है ना। तो हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, तो जो भी काम उससे कराना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें परफेक्टिव मेंटेनेंस दिखनी चाहिए कि भाई ये काम जो है इसके अंदर धीरे धीरे चलता रहता है। फिर वह है प्रिवेंटिव, मतलब कि कई चीज़ें हैं जिससे हमें बचाना होता है। जैसे व्हाट्सएप में पहले सिक्योरिटी वाला फीचर्स नहीं आता था जब हम स्टार्टिंग की बात करें तब। अब धीरे धीरे लोगों को लगा कि भाई लोगों की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, कॉल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो डेटा है वो किसी और को पता लगे, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर डेटा को प्रिवेंट करेंगे। तो आपको पता है जब व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा आता है। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, ठीक भाई, उसको बता रहे कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ क्या होगी, हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गई, और एक क्या हो गया कि जब आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो वहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को ऐसे ही पब्लिश करा देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो करा दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई जो चीज़ है हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर आप परचेज़ करते हो तो हम आपको इस चीज़ से बचा सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और भी अब देखो, जैसे अब व्हाट्सएप है और बहुत सारी व्हाट्सएप से रिलेटेड भी एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे व्हाट्सएप वेब है, या फिर ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो क्या है, व्हाट्सएप के सारे फीचर्स आपको अवेलेबल कराती हैं, बट साथ में प्लस फीचर्स भी कुछ कुछ देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप व्हाट्सएप को अपने आप को भी बचाना पड़ेगा, तो वहाँ पर व्हाट्सएप क्या है, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, नहीं तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो हमें ज़रूर देगा जो क्या है बाकी सारी एप्लीकेशंस के अंदर नहीं है, तभी हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा यूनिट 11 के अंदर। अब यहाँ पर देखो, इश्यूज इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस, कि कई बार जो है मेंटेनेंस इतना आसान नहीं होता है कि जैसे हमने बनाया और हम उसको मेंटेन कर लेंगे, ठीक है, कि भाई हमने जो भी चीज़ की है उसको हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे और धीरे धीरे हमें जो चीज़ समझ में आएगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ हमने बनाई है वो लोगों को कब तक लोग उसको अडेप्ट कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज जो आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, जैसे कि आपको पता है, जैसे कई जो हमारे पास में पहले जो टेलीग्राम नहीं, एक और आता है ना, ट्विटर। ट्विटर का जो आइकन था वो पहले अलग था, और अब जो है ट्विटर जो है इलॉन मस्क ने परचेज कर लिया, तो उसने उसका आइकन भी चेंज कर दिया। अब क्या पता कितने लोगों को वो जो पुराना वाला आइकन था वो अच्छा लगता था, उसकी वजह से वो लोग इसको यूज़ करते थे ट्विटर को, है ना। या फिर कुछ फीचर्स ऐसे होंगे ट्विटर के अंदर जो पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है तो वो क्या है, अपने अपने नए नए फीचर्स लेकर आती रहती है। तो वहाँ पर हमें ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड होते हैं। फिर हमारे पास प्रोसेस इश्यूज, जो प्रोसेस है यानी कि एक के बाद दूसरा। अब कई चीज़ें क्या है, हम ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने जैसी बनाई है वो हम दोबारा से उसी तरीके से कर पाएंगे।
जैसे हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे अब व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत चेंज हो गई हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि पहले अगर आपके पास में वो आता था कि आप दूसरों के क्या देख पा रहे थे, स्टेटस देख पा रहे थे, तो स्टेटस जो है वो सेम वैसे ही नहीं दिखते हैं। स्टेटस जो है आजकल आपके अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, जिसका देखना चाहते हो उसको देख सकते हो, दूसरे को म्यूट कर सकते हो, कितने लोगों को अपना स्टेटस दिखा सकते हो। तो जैसे हम चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें क्या है चेंज करनी पड़े, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। फिर टेक्निकल इश्यूज, जैसे कि हम पहले किसी एप्लीकेशन पे काम करते थे, जो भी लैंग्वेज है उस पर काम करते थे, लेकिन अब हमने क्या की, उसकी लैंग्वेज चेंज की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें फेस करने को मिलेगी। जैसे अगर आपने C++ से सीधे जावा पे स्विच कर दिया या पाइथन पे स्विच कर दिया, तो पूरी तरीके से अगर आप किसी भी दूसरी नई एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको वो सारे फीचर्स समझने में और उनको डालने में, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इस तरीके के हमारे टेक्निकल इश्यूज जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन जो है वो स्टार्टिंग में ली और वो आपको कम MB की मिल रही थी, लेकिन आफ्टर सब मेंटेनेंस के बाद में उसमें क्या हुआ, कुछ कुछ चेंज किए गए, जिसकी वजह से उसकी कोडिंग या फिर उसका जो एप्लीकेशन का साइज़ था वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब आपके पास में एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो क्या करे, उस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन के अंदर ओपन कर सके। जैसे देखो, टेक्निकल इश्यूज अभी हम सब फेस करने वाले हैं और हमने एक बार किया भी है। जैसे 3G से सीधा 4G पर हम आए थे, 2G 3G से सीधा 4G पर आए थे। अब ऐसे ही क्या है, धीरे धीरे लोग 5G पे स्विच कर रहे हैं, तो कई ऐसे फ़ोन होंगे जो 5G नहीं चलेंगे उन फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर हम 5G जो है वो चला सके। तो ये क्या है, एक तरीके का टेक्निकल इशू है जो हम बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है फेस करते हैं। वो आफ्टर मेंटेनेंस के बाद में ऐसा होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उसका ओल्ड वर्जन नहीं चाहिए, उसके अंदर कुछ नया चाहिए। तो जब नया चाहिए तो उसकी कोडिंग और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, जो हमें यूज़ करने के लिए नए डिवाइसेस या फिर एडवांस डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है उसके बाद में लेगेसी सिस्टम। जैसे कई चीज़ें हैं जो क्या है, किसी चीज़ को मेंटेन कर रही है। जैसे कई फैमिलीज़ होती है कि हमारे घर से ना कोई भी लड़की कुछ नहीं करेगी या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उनकी लेगेसी चलती आ रही है कुछ भी। अब इसके लिए मैंने लड़की का एग्जांपल लिया, कुछ और ले सकते हैं हम। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन यही है कि अगर हम कोई भी गर्ल है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो ऑलमोस्ट टाइम जो मेल होते हैं उनके घर में, जो ब्रदर्स वगैरह होते हैं, उनको ही प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलता है, लेकिन जो गर्ल होती है उनको नहीं मिलता। उसके लिए उनको थोड़ा सा मतलब आगे काम करना पड़ता है कि कोर्ट में जाना पड़ता है, लीगल इश्यूज वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ हमारी लेगेसी में चलती आ रही है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल हो गया वैसे। तो ऐसे क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो चीज़ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है, तो वो क्या है, हमारी लेगेसी है कि हम इससे वो चीज़ तो देंगे। जैसे इंस्टाग्राम है, तो वो किसके लिए बनाया गया था, ताकि हम अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको हमारे फ्रेंड्स या फिर उनके फ्रेंड्स या फिर जो भी हमारी अलग अलग जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर्स, अलग अलग फ़िल्टर के साथ में हम अपनी पिक्चर्स क्लिक करके उसके अंदर देख सकें कि कौन सी अच्छी आई है और कौन सी अच्छी नहीं आई है। तो यहाँ पर जो हमारा वो इंस्टाग्राम है, उसकी लेगेसी हुई कि वो पिक्चर को शेयर करने की परमिशन देगा। ऐसी व्हाट्सएप के अंदर आप चैट करने की परमिशन ले सकते हैं। ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस है जो स्पेसिफिक किसी काम के लिए बनी गई है, तो वो उसकी लेगेसी हो गई। तो इन फ्यूचर अगर उसको कोई चीज़ चेंज करनी पड़े तो वो इस मेन चीज़ को कभी भी नहीं हटाएगा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो इंस्टाग्राम में नए फीचर्स तो बेशक से आए हों, लेकिन वो अपनी पुरानी लेगेसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी और लोग उन्हीं उसी वजह से उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर वो चीज़ छोड़ देंगे तो जिसकी वजह से लोग भी उनका साथ जो है उनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारा यूनिट 12 शुरू हो जाता है। इसके बाद में बोलोगे तो कराऊँ? हो भी या गायब हो गए? हूँ मैम। हाँ तो बताओ, ये फिर करा दो अभी, क्योंकि आधा घंटा रह गया, जितना होगा कवर कर लेंगे, ठीक है मैम। ठीक है।
क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यूनिट 2 के अंदर हमारे पास में इसका नेम है ऑडिट एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि किस तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम की ऑडिटिंग करें। देखो ये ऑडिटिंग जो है वो अकाउंटिंग वाली ऑडिटिंग नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग वाली ऑडिटिंग देखो मतलब काम तो वैसा ही है ऑडिट वाला ही, कि जब भी आप कोई भी काम कराते हो, जैसे सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, जीएसटी नंबर क्या था, ये सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर ये सब कुछ ऑडिट में होता है, कि हम किसी को अगर पैसे दे रहे हो तो वो भाई रियल कंपनी है भी या नहीं है, तो ये सब कुछ हमारा क्या है ऑडिट में आएगा। तो ऑडिट की वजह से ही जब हम किसी को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि भाई ये इतना परफेक्ट है, तो उसी की वजह से उसकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है ऑडिट की वजह से ही हमें सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में मिल पाती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है ऑडिट की। फिर ऑडिट टू ट्रांजैक्शन ऑफ ऑन कंप्यूटर, की हम यहाँ पर देखो जो भी हमारे पास में परचेजर और मतलब हम कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी हम सेंडर और रिसीवर की तरह काम करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस कैसे जा रही हैं, जैसे आपका मैसेज हुआ, आपकी जो भी डेटा है उसको आप कैसे शेयर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी ऑडिटिंग में आएगी, कि किस तरीके से हम कंप्यूटर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ऑडिट करेंगे। फिर है कंप्यूटर एसिड ऑडिट टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है, कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ते हैं। फिर है कंकरेंट ऑडिट टेक्निक्स, की जो भी आपकी ऑडिट टेक्निक्स है वो कौन कौन सी होती हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑडिट की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, दिस इज एन असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म्ड बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल or IS auditor to provide recommendation and advice to improve system performance and security. Audit should be done regularly and the result should be used to refine the system. यहाँ पे जो ऑडिट है, जैसे सीए वगैरह होते हैं वो ऑडिटिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी है या जो भी हमारी एक फर्म है, तो वहाँ पर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये बताते हैं कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस चीज़ में आप इन्वेस्ट मत करो, इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, ये चीज़ मत प्रोवाइड करो, ये चीज़ प्रोवाइड करो। ऐसा काम और भी ज़्यादा अगर हम मतलब एक्सटेंडेड वे में कर सकते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से सीए वगैरह में जो है इन्फॉर्मेशन देते। ऐसी क्या है, जब हम ऑडिटिंग करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो वो काम तो हम सीए से नहीं करा सकते, बिकॉज सीए जो है वो हमें पेमेंट, रिसिप्ट और इन सब की ऑडिटिंग बनाकर देगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑडिटिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि हमें अपने सिस्टम की सारी परफॉर्मेंस, सारी सिक्योरिटी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखनी पड़ती है, कि कोई दूसरा पर्सन तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन इसको अलग तरीके से तो नहीं चला रहा है। तो यहाँ पर हमें उसकी सिक्योरिटी और उसकी परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें क्या होगा कि जैसे हमने कोई भी चीज़ देखी, उसके अंदर कोई बग ढूंढ लिया, तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो ऑडिटर होगा वो एक पर्सन हो सकता है या फिर एक पूरी एक यूनिटी में कोई भी जो लोग हैं जो एक साथ में काम करते हैं, वो पर्टिकुलर सिस्टम को रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक से परफॉर्मेंस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही हमारा जो अगर उसमें हमें कोई बग दिखता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे कौन करेगा, हमारे लिए प्रोग्रामर्स जो बैठे हुए हैं वो उसको ठीक करेंगे, कि भाई ये काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसके अंदर हमें नया कोड चाहिए या क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको कंप्लीट करके हमें देंगे। जो ऑडिटिंग है वो पूरी तरीके से रेगुलर होनी चाहिए, चाहे आप मंथली करो, ईयरली करो, कैसे करना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप अपने सिस्टम को इन्हेंस कराना चाहते हो। अगर जल्दी करोगे तो आपको जल्दी जल्दी उसके अंदर बग्स या फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी, तो उसके हिसाब से आप उसके अंदर चेंजेस कराकर उसको और भी ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इज़ अ पर्सन हु एंगेज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट विद द फॉलोइंग नॉलेज एंड एबिलिटी, की जो भी हमारा जो ऑडिटर होगा, ठीक है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिटर होगा वो कोई भी एक पर्सन हो सकता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वो पर्सन है तो उस पर्सन को हम इतनी जो मेन काम है उसके लिए नहीं बिठा सकते, तो उसकी कुछ नॉलेज, कुछ एबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। सबसे पहली चीज़ है जिस चीज़ के लिए हम उसको रख रहे हैं उसकी उसको बेसिक नॉलेज है भी या नहीं है, क्योंकि हम कभी भी काम करने जाते हैं तो एज अ फ्रेशर अगर हम देखें तो अगर हम कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई भी अगर आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा कि आप अगर कोई मतलब कोई भी अगर किसी भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हो, जैसे आपने बोला मुझे फ्रंट एंड आता है,
तो वो क्या करेंगे, जो भी फ्रंट एंड के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो वो आपको आती है या नहीं आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको उसके थ्रू पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि भाई उसको आती है भी या नहीं आती। अगर उसको बेसिक नॉलेज है तो मतलब हम उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करा के उसको थोड़ा सा आगे पहुंचा सकते हैं। फिर नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑडिटिंग की, अगर उसको ये काम पता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में तो पता होगा, फिर उसके बाद में अगर उसको ये चीज़ पता है तो हम चेक करेंगे उसकी नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑडिटिंग, कि अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसके अंदर वो उसके अंदर बग्स ढूंढ पा रहा है या नहीं ढूंढ पा रहा, उसके अंदर उसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को और भी अच्छा बना सके। तो ये हमें उसकी नॉलेज को चेक करना है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑडिट, कि भाई ये चेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह ये सब कुछ उसको करना आता है या नहीं आता। फिर है एबिलिटी टू परफॉर्म सिस्टम ऑडिट, कि भाई ये जो सिस्टम ऑडिट है, चलो नॉलेज तो है उसको, समझ में आता है, बताना आ गया है, अब उसके बाद में हम उसको सिस्टम देंगे और सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, उसमें क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हो, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे ऑडिटिंग की। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिट है कि किस तरीके से कौन सा पर्सन उसको ऑडिट करता है, क्या उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि जो आप ऑडिट करा रहे हो तो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, आप खुद बताओ। अगर आपने अभी तक इतना समझा है तो बताने की कोशिश करो। जैसे अगर आप फ़ोन से या कंप्यूटर सिस्टम से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम पुराने वाले चलाते और आज के जो सिस्टम चला रहे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। पुराने में हम दूसरे विंडोज पे चल रहे थे, विंडोज 7 XP। अभी विंडोज 11 चल रहे हैं। हम्म, पुराने कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े आते थे, अब उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर आप सिस्टम देखो, कितने छोटे छोटे चिप्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड कराई जाती है, तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, फिर देखा कि भाई ये चीज़ हम इसको हटा सकते हैं, इसको ऐसे रिकवर किया जा सकता है, ऐसे उसकी स्पीड को बूस्टअप किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और उसके बाद में हमने नया सिस्टम जो है वो लेकर आए। तो ऐसे क्या है, ऑडिट जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी पर्टिकुलर सिस्टम को इम्प्रूव करा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को। फिर है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करे, मोर सिक्योरिटी देखे, कि भाई हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन आपके पास क्यों आएगा, अगर आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हो तभी आएगा ना। अगर उसको सिक्योरिटी नहीं है कि मैं अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा तो ये मेरे डेटा को किसी भी तरीके से कहीं भी पब्लिश करा सकते हैं, तो फिर हम उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज सारे लोग अपने डेटा के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होता है ना, कि भाई हमें नहीं देना अपना डेटा, तो हम क्यों ही इन चीज़ों में पढ़ेंगे। फिर है टू इम्प्रूव द कोस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखो, अगर हम सिस्टम की बात करें या चलो फ़ोन की बात करते हैं, तो फ़ोन ना जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नई चीज़ जो अभी आई है, तो उस टाइम पे उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जब धीरे 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 उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तब तो उसको महंगा हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो इतनी सस्ती हो जाती है बिकॉज उसके बारे में सारे लोगों को ये पता लग जाता है कि ये कैसे बनाया है, क्या किया हुआ है, तो उसकी वजह से उसका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाती है, जैसे जैसे कॉस्ट तो मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब उसकी इंक्रीज़ हो जाती है इफ़िशियंसी, अब जब आप बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करोगे, उसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट करोगे, तो जिसकी वजह से वो आपको जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है और धीरे धीरे क्या है, उसकी कॉस्ट भी लो होती जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई नया बिल्कुल अभी जो रीसेंट वाला कंप्यूटर सिस्टम आएगा वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही उसका कोई न्यू वर्जन आ गया तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का रेट थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ अ सिस्टम ऑडिटर, कि भाई क्या जो हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम करेगा वो।
ठीक है। और क्या अथॉरिटी होती है, तो जो भी सिस्टम ऑडिटर होता है शैल मेक द बेसिक फॉर ईच ऑफ हिज और हर असेसमेंट क्लियर, कि जो चीज़ भी वो करना चाहता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो देख रहा हूँ कि ये ख़राब है, प्लीज़ इसको ठीक करो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता है जो हमारा ऑडिटर होता है वो। द सिस्टम ऑडिटर में डिमांड्स द डेटा एंड मटेरियल फ्रॉम द डिवीज़न बीइंग ऑडिटेड, कि जो भी चीज़ें हैं अब उसको सेव करके रखना पड़ेगा, तो वो डिमांड कर सकता है डेटा एंड मटेरियल्स की। जो भी चीज़ अगर देखो कोई भी अगर आपको कहीं पर देख मतलब आपको अगर कहीं पर जॉब मिली थी कि आपको बोला गया कि आपको ना इस सिस्टम को एनालाइज करना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो आप पूछोगे ना कि भाई मुझे इससे पहले ना ये कैसे बना है, क्या चीज़ें उसके अंदर है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके डेटा को या फिर मटेरियल्स को मांग सकते हैं ताकि हम उसके बारे में और भी जान सकें। द सिस्टम ऑडिटर में ऑल्सो डिमांड द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट टू अनऑडिटेड डिवीज़न एज सजेस्टेड बाय हिम, कि अगर कोई भी ऑडिटर है, ठीक है, वो डिमांड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की कि अगर मैंने कोई भी चीज़ इसके अंदर देखी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की बात की है, तो सजेस्ट मतलब जो भी उसका सजेशन है उसको हम क्या करेंगे, अगर उसने रिपोर्ट वगैरह दी है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम अपने काम को ईजिली और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अगर हम ऑडिटर की बात ही नहीं मानेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा काम है वो ठीक से हम कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जो ऑडिटर है उसकी बात वो क्या कर रहा है, हमारी चीज़ को ही इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऑडिटर की बात मान के हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जो ऑडिटर ने सजेस्ट किया है उसके सजेशन को मान के हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी हम अपने सिस्टम को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अ सिस्टम ऑडिटर शेल फर्मली मेंटेन प्रोफेशनल एथिक्स एज एन इम्पर्सनल इवेल्यूटर, की जो भी ऑडिटर है उसके साथ में भाई कुछ अथॉरिटीज़ भी जाती हैं, जैसे अगर कोई भी कंपनी में आप चले जाओ तो वहाँ का जो प्रोफेशनल तरीका है कि भाई वहाँ पर क्या चीज़ फॉलो होती है, किस तरीके से सारी चीज़ों को किया जाता है, सारा काम क्या है, तो वो क्या करते हैं आपसे पहले एक अग्रीमेंट साइन कराते हैं कि हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर आपके थ्रू बाहर गई तो हम आपके ऊपर लीगली एक्शन ले सकते हैं। सेम ऐसे ही ऑडिटर को हम सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे, सारा डेटा दे रहे, तो हमें थोड़ा सा डर भी रहेगा, तो ऑडिटर को भी डर रहना चाहिए कि अगर उसने किसी भी तरीके से ये डेटा जो है वो मतलब कहीं पर भी बाहर जो है वो भेज दिया तो उसके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑडिटर जो है तभी हमारे डेटा को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा, नहीं तो हमारे कॉम्पिटिटर जो है वो हमारे डेटा को किसी भी तरीके से चुरा लेंगे और हमें क्या हो जाएगा, बाद में नुकसान हो जाएगा। द सिस्टम ऑडिटर शैल बी अवेयर ऑफ द एथिकल demands on himself or herself and meet the internal and external trust by performing an accurate and सिंसियर सिस्टम ऑडिट, कि यहाँ पर जो भी हमारा ऑडिटर है वो क्या करेगा, ये सारी परफॉर्मेंस और ये सारी इन्फॉर्मेशन को है जो ठीक से मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अभी इसके बाद में है ऑडिट प्लानिंग, कि किस तरीके से हम ऑडिट की प्लानिंग करते हैं, कैसे हम अपना ऑडिट जो है वो काम कराते हैं ऑडिटर के थ्रू। तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होता है हैज़ टू प्लान द इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, वर्क टू एड्रेस एन ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड मस्ट कंपाइल विद द एप्लीकेबल प्रोफेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि यहाँ पर जो भी आपका ऑडिटर है वो क्या करेगा, अपने प्लान्स को सबको बताएगा कि हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इस तरीके से करना चाहते हैं। तो अब जो प्रोग्रामर्स वहाँ पर बैठे होंगे, क्योंकि सब लोग क्या है उसके लोअर लेवल पे हैं, तो वो सारे लोग उससे गाइडेंस पूछेंगे कि भाई कैसे करना चाहिए, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तभी तो। अगर आप कोई टॉप लेवल पे अगर कोई बंदा बैठा है तो उसके अंदर इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो बता पाओ कि भाई ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीज़ इसके अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमें इसको कैसे करना चाहिए, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑडिटर होगा वो हमें एड्रेस करेगा कि हमें इसको ऐसे वर्क करना चाहिए, बाकी सारे लोगों को भी, और हमारा जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑडिटर की सारी बात मान के हम अपने जो भी पहले का काम था उसको चौपट कर दें। ठीक है, तो हमारा जो ऑडिटर है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई हाँ, हम देखो इतना तो होना चाहिए कि थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट हो, बिल्कुल नहीं हो रही है मतलब ऑडिटिंग करना
बेकार हुआ है। चेंजेस करना जो है कई बार अच्छा भी नहीं होता है, कई बार बुरा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको जो एनालाइज जो भी उसके डेटा है उसको ठीक से पढ़कर उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारी ऑडिटिंग की प्लानिंग है कि कैसे हमें ऑडिटिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। सीधा ही ऐसे कुछ भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हो। अगर कराओगे तो आपका खुद का लॉस हो जाएगा, आपका सिस्टम कोई यूज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की हेल्प से उसको चेंज करना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा ऑडिट वर्क है वो कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ हमें अपना पर्सनल जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसको भी मेंटेन करके चलना है। अब उसके बाद में ऑडिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन कंप्यूटर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नहीं तो सारा भी हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक हमारा जो है ये इसका सिलेबस तो फिनिश हो ही जाएगा। और रिकॉर्डिंग सेक्शन तो रहेंगे ही, आप कभी भी चल के उसको देख सकते हो। ठीक है।